अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। स्पेशल करंट अफेयर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और आज इस प्रोग्राम में बात होगी बजट के हवाले से, मालियाती साल 2020 और 21 और इसके हवाले से 21 और 22 के हवाले से प्रोग्राम में आज हम गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ बात होगी मईशत के हवाले से, मईशत की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बहुत सारे खदशात थे, बहुत सारे सवालात थे जिसके ऊपर हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अपने गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि जो बजट से पहले की मौशी सूरत हाल है इसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कुछ देर पहले कि खदशात बहुत सारे थे और इससे पहले जो कुछ होता रहा उसके ऊपर कल भी तफसीलन गुफ्तगू हमारी यहाँ पर हुई है कि जो मईशत के हवाले से जो चैलेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। हुकूमत वक्त के लिए बहुत मुश्किल था कि इन तमाम चैलेंजेस का सामना करती और उसके बाद एक ऐसी पॉलिसी मुरतब करती कि जिससे आवाम को बराह रास्त उसका फ़ायदा हो। अब आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसकी फराहमी और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से भी काम करना, और ये वो सारे मामलात थे जिसके ऊपर बहुत देर से सवालात उठ रहे थे। बहरहाल अब क्योंकि हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ शामिल है और सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है, जैसे गुज़िश्ता रोज़ बात हो रही थी स्टॉक मार्केट के हवाले से, स्टॉक मार्केट के अंदर हमने देखा है कि गैर मामूली तेज़ी हमें नज़र आ रही है। और इस तेज़ी की वजूहत ये थी जो कल हमने गुफ्तगू की प्रोग्राम में, वो ये चीज़ सामने आई है कि जो मईशत की इस वक्त जो कारकर्दगी है वो काफ़ी बेहतर रही है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर हमने गैर मामूली इजाफा देखा है और ये सिलसिला इस वक्त भी जारी है। बहरहाल आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे ख़ास तौर पर जो बजट से पहले की जो सूरत हाल है इसके हवाले से, और आने वाले वक्त में क्या जो बिज़नेस कम्युनिटी है क्या सोच रही है, पाकिस्तान की आवाम क्या चाहते हैं, इसके हवाले से हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू करी। मेहमानों का बड़ा ख़ास पैनल हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे आज हमारी गुफ्तगू की इन सारे मामलात पर और ख़ास तौर पे जो मौशी सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जाएगा। सबसे पहले मौजूद मेहमानों को इस नशिस्त में खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले खुश आमदीद मेरे दाएँ तरफ तशरीफ़ रखते हैं मिर्ज़ा इश्ताक बेग साहब, बिज़नेसमैन है, बिज़नेस कम्युनिटी को लीड करते हैं, हमेशा उनके मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उनकी गुफ्तगू आप हमारे साथ देखते हैं। मिर्ज़ा साहब खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं मिस्टर शारिक वोरा साहब, प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वोरा साहब वक्त देने के लिए। तीसरे हमारे मेहमान हैं जनाब इख्तियार अली साहब, इकोनॉमिस्ट हैं और उनके साथ भी आज गुफ्तगू रहेगी ख़ास तौर पे जो मौशी सूरत हाल है उसके हवाले से। बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरे साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। अभी तक जो सूरत हाल रही है मईशत के हवाले से वो आपके सामने है और यकीनन चैलेंजेस इतने सारे थे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें इनहेरिट की, डेट लाइबिलिटीज़ थी, पावर के इश्यूज़ थे और इस तरह बहुत सारे चैलेंजेस। फिर जो कुछ हुआ उसके ऊपर बड़ी तनकीद का सामना हुकूमत को रहा, ख़ास तौर पे IMF के प्लान में जाने के हवाले से। अब सूरत हाल आपको कैसी नज़र आती है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करें, अपनी कीमती राय का इजहार करें कि ये जो चैलेंजेस थे अब काफ़ी हद तक टैकल करने में कामयाब हुई है हुकूमत, जिसकी वजह से हमने देखा कि स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है, एक्सपोर्ट्स के बड़े ज़बरदस्त नंबर्स आपके पास आए हैं और इसके अलावा आपके पास आपका पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर या सर आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़े चैलेंजेस थे, मगर अब अच्छी खबरें जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा है कि इस बार इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद कि हमारी GDP ने काफ़ी वो किया है। लास्ट ईयर जो हम GDP गए थे वो -4% पे चले गए थे और अब इंशाल्लाह होपफुली वी आर गोइंग टू बी 4। और फाइनेंस मिनिस्टर ये कह चुके हैं अगर पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होना चाहता है तो 6 to 7 के कंसिस्टेंट हमारे कई साल हमको चाहिए। अब पॉजिटिव नोट की बात यह है कि जैसे आपने कहा है कि स्टॉक का आपने जिक्र किया, देखिए 2-4 चीज़ें बड़ी मजबूत हुई हैं हमारी। एक तो जो सबसे बड़ी चीज़ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो हमारे रेमिटेंसेस जो हैं उसमें 26% इजाफा हुआ है, जो हम कभी अपनी तारीख में सोच नहीं सकते थे। हम 18, 19, 20 पर रखे होते, इस बार हम 27 to 28 के दरमियान जा रहे हैं। यानी कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हमारी रेमिटेंसेस जो हैं ये हमारी एक्सपोर्ट से को भी क्रॉस कर गई। बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर हमारा यह है कि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, यानी कि हमारी इम्पोर्ट्स कई गुना ज़्यादा थी हमारी एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में, वो हमारा बहुत ज़्यादा हमने उसको कर्टेल कर लिया। ये बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। हमारे रिज़र्व्स जो थे उसके अंदर हमारे काफ़ी इजाफा हो गया, इतने रिज़र्व नहीं थे, 16-18 से हम ऊपर नहीं पहुंचते थे, अब हम 20 में। और दूसरी बड़ी चीज़ ये हुई है कि अब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आना शुरू हो गई है। डिजिटल अकाउंट जो है पाकिस्तान रोशन डिजिटल अकाउंट
अनबिलीवेबल रिस्पांस फ्रॉम पाकिस्तानी। कल रात को मैं आरिफ हबीब और दूसरे बैंकर के साथ बैठा था। दे सेड बेग साहब 1.5 अरब कुछ नहीं है, आप 3-3.5 अरब को भी क्रॉस कर जाएंगे। यही वजह है कि हमने एक बहुत ही सख्त किस्म का मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने IMF और वर्ल्ड बैंक को दिया है। उन्होंने कहा है कि जी देखिए, जब हमें ज़रूरत थी, इस बार हम आपकी डिक्टेशन जो हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, उन्होंने साफ ये कह दिया है कि हम आपके न्यू टैक्सेस लगाए बगैर आपके जो भी हदाइफ हैं उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए, IMF का ये होता है कि जब आप दीवार से लगे होते हैं तो और आपको प्रेशर में लाता है। लास्ट टाइम इन्होंने हमसे कहा कि जी हमें जो है वो 6,000 अरब आप करके देंगे रेवेन्यू। नाउ जी रेवेन्यू इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 5,000 अरब पहुंच गए, मगर 6,000 अरब डेट वाज इम्पॉसिबल। हो तो सकता था मगर नए टैक्सेस पे लगा जाते। इसी तरह उन्होंने कहा 7% आप इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त लोग सस्टेन नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया है कि उनको जवाब दे दिया है कि ये हम नहीं कर पाएंगे। नो मोर फर्दर टैक्सेस, बल्कि इस बार टैक्सेस के अंदर कुछ कमी आ रही है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे बोरा साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, फेडरेशन ने भी कहा है कि GST जो है 17% लिटिल बिट हायर साइड है। अगर आप वो कम करते हैं तो मूवमेंट हमारी ज्यादा होगी। दैट्स वेरी ट्रू, आपने बिल्कुल ठीक इसको हाईलाइट किया कि वी आर होपिंग कि ये जो 17% वाला मार्क है ना, वो एक साइकोलॉजिकल एक फिगर जो एक बन गया, उसको थोड़ा सा नीचे लेकर आना है, ये एक बड़ी कोशिश होगी। देन अब जैसे हम PSDP के हवाले से और दीगर एरियाज़ के ऊपर बात करते थे तो एलोकेशन की पहले बात नहीं की जाती थी कि वो हमारी स्टेबल पोजीशन नहीं थी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम इसके बारे में बात तो कर रहे हैं एटलीस्ट, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। व्हाट डू यू थिंक वोरा साहब, इसके ऊपर मैं चाहूँगा कमेंट करें। देखिए, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और ऐसे सिचुएशन में जबकि कोविड है जी, तो ये बड़ा खुश आइंद है। और डेफिनेटली बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद ये इस वजह से हुआ कि पूरा जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे, जो हमारे कंपेटिटर्स थे, वो बंद थे। इंडिया बंद था, बांग्लादेश बंद था, कंबोडिया बंद था, तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। मैं समझता हूँ कि पार्टली शायद ये बात ठीक हो, लेकिन प्राइमरली जो हुकूमती इक़दामात थे जी वो काउंट करते हैं। एनर्जी प्राइसेस, देखिए एक क्राइसिस आया पेंडेमिक का, अब ये हुकूमत की इंटेलिजेंस थी, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, उसके पॉलिसी मेकर्स ने जिस वक्त स्टेट बैंक ने पैसे दिए लोगों को, जिस वक्त इंडस्ट्री बंद हो रही थी, उस वक्त स्टेट बैंक ने हमको कहा कि जी आप ये टर्फ में पैसे लें। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ। सो दिस वाज समथिंग आउट ऑफ बॉक्स, ब्रिलियंट चीज़ हुई है पाकिस्तान में। अब जहाँ तक ताल्लुक आपका जो सवाल है कि जी 17% जो GST है, जैसा बेग साहब ने भी टैक्सेस की तरफ इशारा किया, देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कोई 75 से 80% जो हमारी इकॉनमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में। ज़रूरत इस बात की है कि उस अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर को डॉक्यूमेंट किया जाए। जब वो डॉक्यूमेंट होंगे, आपके रेवेन्यूज़, बेग साहब कह रहे हैं कि जी 5 ट्रिलियन रुपी, मैं समझता हूँ कि ये 8 ट्रिलियन रुपीज़ भी हो सकते हैं अगर आपकी 20% जस्ट अगर 20% अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी 2 साल में डॉक्यूमेंट हो जाए, जस्ट 20% ऑफ द 80%, तो आपके जो रेवेन्यूज हैं वो 8 ट्रिलियन रुपीस अचीवेबल है। ये तो जरा हमें बताना चाहिए। जी, ये अचीवेबल है और इंशाल्लाह ये होगा। जिस तरह डायरेक्शन जारी है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की और सस्टेन कर रही हैं पॉलिसीज़, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये होने जा रहा है। दूसरी जो अहम चीज़ हुई है वो ये हुई है कि आप देखें कि ऑल्दो जो एक्सपोर्ट के फिगर्स हैं वो वही होंगे जो आज से 4 साल पहले थे, इंपोर्ट भी उतनी ही होगी जितनी आज से 4 साल पहले हुई थी, उसके बावजूद करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में। सो दिस इज समथिंग रिमार्केबल। उसकी वजह अभी आपने देखा कि जी हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज और रिपैट्रिएशन हुआ, जो पाकिस्तानीज वहाँ बाहर काम कर रहे हैं उन्होंने पैसा भेजा, रोशन डिजिटल अकाउंट में आया। बट इससे भी ज़्यादा जो अच्छी चीज़ हुई मेरी नज़र में वो ये हुई कि पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन पॉजिटिव। वेरी ट्रू, दैट इज़ ब्रिलियंट। एग्जैक्टली, आपने वोरा साहब बहुत अच्छी चीज़ को हाईलाइट किया कि जो परसेप्शन था पाकिस्तान के बारे में वो काफ़ी चेंज हुआ। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में ये टॉप प्रायोरिटी में रही चीज़ कि ये जो पाकिस्तान के हवाले से हमेशा नेगेटिव थाट्स आते थे, नेगेटिव न्यूज़ आती थी, इसको ख़त्म किया जाए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है एक्सेप्शनल था, आउटस्टैंडिंग, जिसकी वजह से हमने देखा कि आपको जो ये कैश स्ट्रेन था ना ये थोड़ा सा कम हुआ है। अच्छा, मूविंग ऑन, थोड़ी सी इसके हवाले से भी बात करेंगे। जो पब्लिक सेक्टर के हवाले से जैसे बात आ रही है कि 900 मोर देन 900 बिलियन का
एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब इससे स्पेंडिंग होगी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो पास्ट जो 2020 था 19 था उसमें ये चीज़ मिसिंग थी जो अब जाके हम फोर्सी कर रहे हैं कि हो सकता है। अच्छा साहब, आपसे थोड़ी सी इस हवाले से बात हो जाए, ये जो कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है अचीवेबल कैसे होगी, और ये जो पॉलिसीज़ अभी दिस टाइम अराउंड इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं क्या सपोर्ट करेंगी? ये बात हो रही है कि हम एक एक्सपोर्ट लेड पॉलिसी बनाएंगे, ग्रोथ लेड पॉलिसीज़ होंगी, क्या इस चीज़ से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो मीन टाइम पॉलिसी मेकिंग हो रही है? व्हाट डू यू हैव टू से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका जो स्टांस है उसमें आप नेक नियति तो देख सकते हैं, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये नंबर ऐसे हैं जिस पे आप गुंजाइश मौजूद है कि इस पे बात हो। ठीक है, जैसे अभी 2-3 फिगर को लेके हम बड़े पॉजिटिव हैं कि रेमिटेंसेस हमारे बड़े इम्प्रूव हुए हैं। आई फोर सी ये पैंडेमिक की वजह से जहाँ से रेमिटेंस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरबिया 23% रफली वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से अब कम हो जाएंगे क्योंकि वहाँ चीज़ें स्लो डाउन हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट ईयर ये चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं होंगी। तो इस बेसिस पे कहना कि नाउ थिंग्स विल मूव द वे वी सी नाउ, इसकी उम्मीद ना रखें। दूसरी जो बात है जो मेरे नज़दीक अहम है कि लेकिन कंफ्यूजिंग भी है कि एफडीआई को रिलेटेड जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा हुआ, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग इम्प्रूव तो हुआ है, लेकिन उसके अगेंस्ट एफडीआई इज़ नथिंग। 2.3 बिलियन जो कि किसी भी कंट्री नियर बाय को लें तो इट्स लेकिन आपको पता है ना 2.3 बिलियन के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ा है माजी में। एग्जैक्टली, और उसमें भी सर जो 41% है वो दैट्स कमिंग फ्रॉम चाइना। अब मैं जो पॉलिसी और इसमें बेहतरी की बात कर रहे हैं तो ये 2-3 जो स्टेप्स अभी रिसेंटली लिए गए हैं, जिस तरह प्राइम रेट को कट किया गया है, ये अच्छी बात है, या अभी जो रिलीफ दे रहे हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ को टैरिफ में और इलेक्ट्रिसिटी में, ये इसकी कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाएगी, दिस इज़ गुड थिंग। लेकिन थ्रू आउट एक चीज़ जो कॉमन है, हम चल ही रिलीफ पे रहे हैं, हर चीज़ को रिलीफ और सब्सिडीज पे लेके जा रहे हैं। अभी जो आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे थे, अगेन मैं उसको थोड़ा रियलिस्टिक वे में देखूंगा। ठीक है, इसमें जो कट हुआ है बेसिकली आप सब हम बात कर रहे हैं 1% ऑफ जीडीपी हो गया है, जो कि यूज्ड टू बी 4% डेफिसिट। देखिए, दिस इज बिकॉज यू हैव रिड्यूस्ड योर इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट पहले भी 18 बिलियन थे, अभी भी वही है, रफली उसके नज़दीक हैं, तो कोई खास एक्सपोर्ट वाइज नहीं हुआ है। इंपोर्ट को आपने कम कर दिया तो डेफिसिट कम ही होगा, लेकिन दिस इज वेरी कॉस्टली एक्सरसाइज। जब आप इंपोर्ट को कम करेंगे इसका मतलब आप इकोनॉमी में पैसा कम डाल रहे हैं। नहीं, प्रोवाइडेड सर्कमस्टांसेस के अंदर आप ये बताइए ना कि कैसे और एक्सेप्शनल ग्रोथ कैसे हो सकती थी आपके ख्याल में, और क्या कुछ हो सकता था? क्योंकि यहाँ पे तो और बहुत सारे इश्यूज थे, कॉटन के हवाले से इश्यूज थे और दीगर प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से, टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूँ तो कॉटन की वजह से भी आपको हिट लगा था। लास्ट टाइम भी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी 5% आपका जो है 0.5% मिसिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो यही था। अगर वो पास्ट में एड्रेस किए जाते फिर जाकर आपको आता। और अगेन कोरोना की वजह से जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है, ये भी तो एक फैक्टर था जिसकी वजह से आपको अभी इसके ऊपर ही वो करना पड़ेगा। जी, असल में ये है कि यस, कोरोना तो एक इंटरनेशनल इशू हो चुका है, अभी ग्लोबल है। टेक्सटाइल का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो भी अभी भी जो इसका एक्सपोर्ट का जो परसेंटेज बनता है टेक्सटाइल का, वो इस साल भी सेम परसेंटेज है जो लास्ट ईयर था। सो इट्स नॉट पॉजिटिव। दूसरी बात जो नज़दीक में देखना चाहिए मेरे नज़दीक, वही है कि नेक्स्ट ईयर आपके स्टैटिस्टिक्स इंप्रूव हो जाएंगे, लेकिन दैट वुड बी ओनली स्टैटिस्टिक्स। रीज़न बीइंग कि अभी इकोनॉमी डिप में है, थोड़ा भी इंप्रूव होगा सब कुछ पॉजिटिव नज़र आएगा, तो इट बी नाइस टू टॉक ऑन इट। लेकिन यस, गिवन सिचुएशन में भी हम जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उसके मुकाबले में वी आर डूइंग बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टर साहब। ये जो अभी इन्होंने चीज़ की है कि चलें आपके पास क्योंकि इतनी नेगेटिविटी थी और सब जगह जो है डिचेस में थे मामलात, तो अब थोड़ी सी अगर वो कहते हैं इंप्रूवमेंट आई है तो ये आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। व्हाट डू यू हैव टू से, ये ज़रा फरमाइए, क्योंकि हमारे पास तो कोई सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो रही थी। आज हम तो पब्लिक स्पेंडिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, आज हम एसएमईज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आ रही है। अगर आपके पास फिस्कल स्पेस होगा तभी ये सब कुछ पॉसिबल होगा। एक्सेस टू फाइनेंस आप दे रहे हैं और आपको ग्रेजुअली और स्लोली आपका जो हम मार्कअप्स की हमेशा से डिस्कशन हमारी रहती है, आपकी हमारे लिए, हमारे लिए ज़्यादा क्लोज टू माय हार्ट, उसकी तरफ हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अब आपको कैसा नजर आता है? देखिए सर, आप अक्सर अपने प्रोग्राम में ये चीज़ का जिक्र करते थे और मैं हमेशा आपसे कहता था कि जी देखिए, अगर हम 16 या 17% डिस्काउंट रेट पे होंगे तो ज़िंदगी में हम नहीं चल सकते। देखिए, आपको आज एक मिसाल देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने एक वक्त में 8.5 और 9% GDP
वोरा साहब अचीव की थी। शौकत अजीज़ साहब शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और हमारा डिस्काउंट रेट शायद 3-4% था और उसमें जो हमारा हुआ था माशाल्लाह हमने एशिया में सबसे ज़्यादा वो की थी। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब गवर्नर साहब शुरू के अंदर इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए इसको ले आए 13, 14, 15, 16 पे, तो वो मैं हर जगह ये कहता पगारा ये हम अपने साथ सुसाइड कर रहे हैं। और वही हुआ कि इस बार जब नए फाइनेंस मिनिस्टर आए तो उन्होंने आते के साथ 2 बयान दिए हैं। उन्होंने एक कहा कि IMF के साथ हमने बहुत सख्त शराइत जो थी वो एक्सेप्ट की हैं, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि सर हमें ये इंटरेस्ट रेट जो था उसकी बहुत मार पड़ी। और अब देखिए ना, आप 6, 7, 8% पे जब आप आए हैं तो आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह हमारी चीज़ें जो है। दूसरी बात ये है कि देखिए इस बार हम अगर 6%, देखिए पाकिस्तान की एक थोड़ी सी हमारी बैड लक ये रही, कभी हम 8-9% पे चले जाते हैं, कभी हम -4 पे आ जाते हैं, मगर जिन ममालिक ने तरक्की की है वो कंसिस्टेंस अगर आपकी GDP होती है तो कामयाब। अब आ जाए, हमारे 3 फैक्टर्स होते हैं जो बजट कह लें या GDP के अंदर काउंट होते हैं। एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इस बार लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी परफॉर्म की है। आप गाड़ियों को देख लें, ऑटो को, आप यूरिया को देख लीजिए, आप दूसरी चीज़ों को देख लें, तो लार्ज स्केल ने एक्सेलेंट परफॉर्म किया है। दूसरी हमारी एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि इस बार हमारी जो सबसे बड़ा हमें सहारा मिला है वो एग्रीकल्चर का मिल गया है। एग्रीकल्चर में पूरा साहब जो चीज़ें हुई हैं अनबिलीवेबल। मेरे दोस्त हैं गाँव में, हम उनको कॉल करते हैं, इस वक्त पागल हुए हैं लोग। कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है, जिसके पास मोटरसाइकिल थी वो छोटी सुजुकी ले रहा है, जगह सुजुकी तो बड़े पे जा रहा है, इतना पैसा पंप हुआ है अनबिलीवेबल। ठीक है, कॉटन की क्रॉप अगेन वो उस हिसाब से जो है वो नहीं, और सर्विसेज सेक्टर ने भी हमारा अच्छा परफॉर्म किया है। यही वजह है कि हम 4% GDP पे आ गए। नहीं तो इस वक्त क्या हुआ है कि जो हालात दुनिया के चल रहे हैं, पूरा इंग्लैंड बंद पड़ा हुआ है, USA जो है बंद पड़ा हुआ है, तमाम चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं। देखिए इस बार क्या हो रहा है, क्योंकि हम IMF को थोड़ी सी आंखें दिखा रहे हैं, एक प्रॉब्लम हमें आएगी, वो अपनी ट्रेंच जो है 400-500 मिलियन डॉलर की, वो उसको रोक लेंगे। हमें ये मालूम है कि इससे ज़्यादा हम डिजिटल पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट जो है उसके अंदर हमें कोई 1.5 अरब के करीब और मिल जाएगा इसके अंदर। देखिए इस वक्त हम फर्दर टैक्सेस नहीं लगा सकते, ये बड़ी अच्छी बात हो रहा है, आपने ये कही है, मगर देखिए हमें ये भी तो देखा जाता है ना कितने हम टैक्स अपने बढ़ा सकते हैं। एक ज़माना था हमारे पास 3000 अरब था, अब हम 5000 अरब पे आ गए हैं, मगर अब ये है कि एक साल में उसको बढ़ा के हम 6000 को क्रॉस कर जाएं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, बट स्टिल मेरा अपनी ज़ाती राय ये है कि आपके पास जब पोटेंशियल हो तो यू कैन डू वंडर्स। पाकिस्तान की इकॉनमी पे यू कांट प्रेडिक्ट कि क्या हो सकता है आगे, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे वंडर्स हुए हैं कि जो हमें यकीन नहीं आता। लेट्स से अगर कुछ अर्से पहले 5000 की अगर मार्क की बात करते तो यकीनन कोई यकीन नहीं कर सकता था। ये तो इस पे हमें वो फैमिली। अच्छा गुरु साहब, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी जैसे कुछ देर पहले यहाँ पर बात हो रही थी कि अभी चीज़ें आपको थोड़ी बेहतर नज़र आ रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब शायद आके वर्ल्ड जो है वो एक शिफ्ट आया है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है ड्यू टू कोरोना। लाइफस्टाइल भी चेंज होगा, जो इकोनॉमिक मॉड्यूल है वो भी चेंज होंगे, वैल्यूज़ कुछ चेंज होंगे, कुछ इंडिकेटर्स में चेंजिंग आएगी। तो अब आपको इसके साथ ही सर्वाइव करना होगा समहाउ। अब क्या लगता है कि जो हमने इस क्रिटिकल सिचुएशन में अभी तक जो पॉलिसी मेकिंग की है सपोर्टिव है, आगे जाकर कैसे हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा डिस्कस करें। देखिए दुनिया में जब भी कभी कोई कैटास्ट्रॉफी आती है, ज़लज़ला आता है, कोई फ्लड आता है, कोई खुदा ना खास्ता पेंडेमिक होता है, उसके डाउन साइड जब बहुत सारे नुकसानात होते हैं तो उसकी अप साइड पे भी बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। बिल्कुल ठीक है। आप ये देखें कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक जहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स जो थे, होटलिंग थी, हॉस्पिटैलिटी थी, ट्रैवलिंग थी, एयरलाइंस थी, स्कूल्स थे, एजुकेशन, उन्होंने बहुत नुकसान किया। बट इसी पेंडेमिक में दुनिया में $50 ट्रिलियन की वेल्थ जमा हुई। बिल्कुल ठीक है। इसी पेंडेमिक में जो दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री थी वो उसमें फिनोमिनल ग्रोथ आई। पाकिस्तान में आप देखें कि फिनोमिनल ग्रोथ आई ड्यूरिंग पेंडेमिक फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज। इसी तरह मैं आपको इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताऊं कि जो ग्लोबल मार्केट में कमोडिटीज़ उनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो फिनोमिनल है, और वो पेंडेमिक में हुई। बिल्कुल। अब उसके रीजंस इकोनॉमिक रीजंस हैं, फिजिकल रीजंस हैं, फियर है, डिजीज़ है, देयर आर सो मेनी रीजंस। बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के पास जो पोटेंशियल है आइंदा आने वाले सालों में वो बहुत ज़बरदस्त है, और एक कैसे वो पोटेंशियल को हम पूरा कैपिटलाइज करेंगे, अभी मैंने बेग साहब की एक बात से लीड मुझे मिली, और वो ये है कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं
وہ کنسنسس بیسڈ ایک چارٹر آف اکانومی اگر سائن ہو جائے. دیکھیں ہماری جو پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے نا, کبھی نواز شریف ہے, عمران خان ہے, کوئی اور ہے, کبھی ملٹری کی حکومت ہے, کبھی سویلین حکومت ہے, یہ چلتا رہنا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ سب لوگ بیٹھ کر اسمبلی میں, سینٹ میں ایک چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں فار نیکسٹ 20 ایئرس, اور وہ کہیں کہ پاکستان میں جو فارن ایکسچینج رولز ہیں وہ اس طرح گورن ہوں گے, ڈیوٹی سٹرکچرز ایسے چلے گی, مارک اپ ریٹس جو ہے وہ اس کو آپ انفلیشن سے ڈیٹیچ کر کے انڈسٹریلائزیشن سے اور گروتھ سے ریلیٹ کر دیں گے. مطلب یہ ڈالر کی پیریٹی سب مارکیٹ آپ فری چھوڑ دیں اور ایک کنسنسس بیسڈ آپ چارٹر سائن کر لیں. آپ دیکھیں کہ یہی پاکستان جو ہے یہ اگلے 10 سالوں میں آج اگر $25 بلین کی ایکسپورٹ کو کیچ کرنے کے لیے بے شمار سبسڈیز, ریبیٹ, سستی فائنینسنگ, کیا کچھ نہیں کرنا پڑا. اگر یہ چیز ہو جائے, آئی ایم شیور کہ ہماری اگلے 10 سال میں ایکسپورٹس انشاءاللہ 25 سے $50 بلین 50 کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایگزیکٹلی ابھی اٹس بین اے لانگ ٹائم وی آر ڈسکسنگ اسٹل کہ 20 بلین اور 25 بلین کے اراؤنڈ ہی ہم جو ہے وہ گھوم رہے ہیں, اور پوٹینشیل کہیں سے آتا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پاکستان ابھی بھی اپنے پوٹینشیل سے نیچے جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے. لیکن میرا جو ایک کنسرن ہے وہ اختیار صاحب یہ ہے کہ آج اگر پالیسی میکنگ ہوتی ہے, لیٹس سے جیسے SMEs کے حوالے سے گورنمنٹ نے کہا کہ اگر ہم ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور ان کے لیے کچھ اگر ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, آنے والی گورنمنٹ جو آ کر وہ ساری پالیسیز کو چینج کر دیتے ہیں, معاملہ سارا ادھر ادھر ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑا پرابلم ہے. یہ کنسسٹنٹ گروتھ کیسے اچیو کی جائے, آج ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی پالیسی بنے, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ آپ کے پاس آئے. اس کے لیے کام ابھی کرنا پڑے گا, رزلٹ آپ کو آگے نظر آئے گا, بٹ اگر آگے جا کے چیزوں کو اگر چینجز اس میں لے آئیں گے پھر کیسے ممکن ہوگا جو سسٹینیبل, جو میرا کنسرن ہے سسٹینیبل اکنامک گروتھ, وہ کیسے اچیو ہوگی؟ سر یہ پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ جو پالیسی کنسسٹنسی ہے وہ شروع سے ایشو رہا ہے ہمارے پاس. اس میں مسائل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ الگ ایک ایجنڈا پوائنٹ سے آتے ہیں اور ان کا اپنا ہی ایک ورکنگ سٹائل ہوتا ہے. بہرحال ایک پوائنٹ جو اس میں سب سے زیادہ مجھے ایزی ٹو ٹاک لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی پالیسیز کی بات آتی ہے تو آئی فیل لائک کہ اس میں جو فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان کو کم انگیج کیا جاتا ہے. پولیٹیکل کوئی موٹیویشنس ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل ایسے ہی نظر آئیں گے. لیکن موونگ فارورڈ اگر اس کی بات کریں کہ ہمارے پاس پوٹینشیل زیادہ ہے اور ہم اس طرف جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے سچویشنس میں, دیکھیں اگر پاکستان سے پہلے سمپل ایگزامپل ایک گھر کا لیں, گھر کے انکم کو بڑھانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ بہتر یہ ہے کہ گھر کے سارے لوگ کام کرنا شروع کریں. پاکستان کی پاپولیشن میں جو ہے 88% لوگ وہ ہیں جس کی ایجوکیشن یا پرائمری ہے یا کم ہے. وہ کیا کمائے گا؟ 5% یونیورسٹی گوئنگ ہے. اگر اس کو آپ انگیج کریں, ان کو ہی, ان کے کچھ پروگرامز موجود ہیں لیکن وہ افیکٹو نہیں ہیں, جیسے ووکیشنل سینٹرز ہیں یا اسکولز ہیں. دیکھیں ہر وہ بندہ بہتر کما سکتا ہے ویلیو ایڈیشن کے ساتھ جس کی اسکلس بہتر ہوں. 88% کو آپ نے پرائمری میں رکھا ہوا ہے اور آپ امید لگا رہے ہیں کہ دے ول ڈو سم تھنگ ونڈرس. ونڈرس نہیں ہوں گے جب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن ایک اور بات, اس میں جو فیمیل کا ریشو ہے وچ از آلسو 48% آف پاپولیشن, کچھ جو معاملات ہیں مذہبی طریقے سے اس کو بھی تھوڑا کیٹر کر لیں, ان کو بھی انگیج کریں. آپ بالکل ٹھیک ہے, سب کام کریں گے, انگیج کریں گے. دوسری بات یہ دیکھیں ہمارا جو بھی ایکسپورٹ ہے اس میں میجر پارٹ ہے وہ ویلیو ایڈیشن والے پروڈکٹس کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایگریکلچر میں بھی ایسا ہے. ویلیو ایڈیشن کی طرف آئیں گے تو آپ کا ایکسپورٹ وہی چیز وہ زیادہ مہنگی بکے گی تو آپ کے ریونیو زیادہ ہی ہوں گے. وہ آپ کو اسپیس نہیں تھا نا, وہ آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں تھا, کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں. سر دیکھیں جب سے ہم میں تو اس میں اب یہ ڈاکٹریٹ ڈگری بھی لے کے آئے ہیں, اس میں شروع سے کام کر رہے ہیں, سب کے ساتھ یہ سن رہے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری از مین انڈسٹری. بھائی یہ 70-80 سال میں کوئی اور انڈسٹری آپ ڈیولپ نہیں کر سکے. یہ پوٹینشیل ڈسکوری کا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. اچھا یہ نوٹڈ, اس کے اوپر میں بھی بات کرتا ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم ذرا آئی ٹی کے حوالے سے کل بھی بات کر رہے تھے نا 2 بلین کی, تو میرا اپنی رائے یہ ہے کہ آپ کے پاس مور دین 5 بلین جو ہے آپ کر سکتے ہیں, کیٹر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ جو کنسرن ابھی اختیار صاحب کا وہ ہے,
وہ کہنے لگے کہ جی آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا اس کے لیے. لیٹس سے آپ کے پاس ابھی جیسے بات ہو رہی تھی ٹیکسٹائل کے اوپر زیادہ ریلائی کرتے ہیں اور اس کے کنسرنز اپنی جگہ موجود ہیں, بٹ اسٹل اب میں چاہوں گا تھوڑی سی اس حوالے سے بھی بات ہو جائے نا. جیسے ابھی بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو پہلے تو ہمارے پاس شاید یہ پوزیشن نہیں تھی, آگے ہماری ڈیٹ لائبلٹیز تھیں, ڈیٹ مینجمنٹ کے ایشوز تھے, وہ ایڈریس صحیح طرح سے نہیں ہو رہے تھے. اب وہ کرنے کے بعد اگلے فیز میں تو یہ کچھ ہوگا جس کی ابھی یہ بات کر رہے تھے, ایک پہ ڈیولپمنٹ کے بارے میں جائیں گے اور پھر آپ کو ایکسپینشن کی طرف جانا پڑے گا, لیکن اب آپ کے پاس اس پہ سے پہلے شاید وہ نہیں تھی. کیا کہیں گے میں سر؟ بالکل, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میرے بھائی نے ابھی ذکر کیا کہ ویلیو ایڈیشن, یس ویلیو ایڈیشن ویلیو ایڈیشن میں ہم جا رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن از آلسو ڈیپینڈ, میرا خود تعلق ٹیکسٹائل سے ہے. اگر مجھے باہر سے آرڈر مل رہا ہے تو ویلیو ایڈیشن میں جاؤں گا نا. اگر کوئی کنٹری مجھ سے امپورٹ ہی نہیں کر رہا, دیکھیے وورا صاحب نے ایک بات اچھی کہی ہے کہ جہاں چیلنجز ہوتے ہیں وہاں پہ اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوتی ہیں. کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اپرچونیٹیز یہ آئی ہیں. میرے ایک دوست ہیں ٹاول کے کاروبار میں کرتے ہیں, ان کا 1 یا 2 بلین کی ایکسپورٹ تھی ٹاولز کی, ناٹ ڈبل ہوئی ہے, 3-4 گنا وہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ ٹاول ہر جگہ ہر ہاسپٹل میں یوز ہو رہے ہیں, بیڈ شیٹس ہر ہاسپٹل میں یوز ہو رہی ہیں, پلو کور ہو رہے ہیں, کرٹنس ہو رہے ہیں, سب ہو رہے ہیں. تو دوسری چیز کیا ہوئی ہے کہ امریکہ نے جب تھوڑا سا ٹائٹ کی اپنی امپورٹ فرام چائنا, وہ اسپل ہو کے ہمارے پاس جنا اس کے ہم کو, تو اس بار اتنے بزی ہیں ٹیکسٹائل مل جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کرتے تھے. یہ ضرور ہے کہ ہماری جو ٹوٹل ٹیکسٹائل کی ہوتی تھی ایک وقت تھا اس کے اندر ہم کاٹن ایکسپورٹ کیا کرتے تھے, اب تو کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری کراپ جو ہے. دوسرا میرے بھائی نے ایک چیز یہ کہی ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ اس میں نے بڑی ریسرچ کی ہے, کیونکہ ایک وقت یہ تھا میں سوچ رہا تھا کہ کس رفتار سے ہماری ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, وجہ کیا ہے وہ صاحب اس کی. پتہ یہ لگا کہ اٹس ناٹ بیکاز آف کہ نمبر آف ہمارے ورکر زیادہ چلے گئے, نہیں ہوا یہ کہ جب ہم نے بہت سختی کی ہے ہنڈی پہ یا کیا کہتے ہیں اس کو, ہنڈی کو حوالہ کو کیا ہے, تو آپ سب اچھا ہوا یہ کہ یو ای کا میرا خود بزنس ہے, میں جاتا ہوں وہاں پہ آپ کسی ورکر کی سیلری آپ ڈائریکٹ کیش پے نہیں کر سکتے. اٹ ول ٹرانسفر ان ہز اکاؤنٹ, چاہے وہ بیچارہ نیچے چائے پلانے والا ہو. تو اب جب کیا ہو کہ اس ایک بار پیسے اس کے بینک میں پہنچ گئے تو اس کے لیے بہت ایزی ہو گیا اس کو ٹرانسفر کرنا. اور یہ میں آپ کو بتلاؤں کہ ایک اور میں نے ریسرچ کی ہے کہ فلپائن کی اس وقت 35 بلین ہے, جبکہ ان کے نمبر آف پیپل ہم سے کم ہے پوری دنیا میں. تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جب سے یہ ہم نے حوالہ پہ جب سختی کی ہے, ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ $30 بلین کے اوپر ہم جو ہیں ہم پہنچ جائیں گے اس کے اندر. تو چیلنجز جو ہیں ہمیں اس وقت, اور یہ جیسے بورا صاحب نے کہا ہے بڑا اچھا تھی کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم, ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے سائن کی تھی تمام جماعتوں نے ایک ساتھ مل کے. خدا رہا ایک بار اکانومی کے اوپر بھی بیٹھ جائیں کہ اس کے اندر ہم کوئی چینج نہیں کریں گے اور نہ کریٹیسائز. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ باہر کا ایف ڈی آئی کیوں کم ہوئی ہے, جب ہم یہاں پہ کہیں گے کہ سیکیور نہیں ہے چیزیں تو کون باہر کا آدمی یہاں پہ آئے گا, نہیں آئے گا. تو اگر ہم یہ کریں کہ کنسسٹنسی رکھیں اور اس کو کنٹینیوٹی رکھیں اس کے اندر, تو میں سوچتا ہوں کہ ایف ڈی آئی جو ہے وہ پاکستان کے اندر, دیکھیے پاکستان میں سب سے بہترین ریٹرن جا رہے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کچھ عرصے پہلے یورو بانڈز لانچ کیے گئے. ہم سوچ رہے تھے کہ ہمیں 1 بلین کا ہم لانچ کر رہے ہیں, 1.5 بلین کا, اس سے زیادہ ملے گا نہیں. ورا صاحب 4 بلین سبسکرائب ہوا, اور ہم نے کہا ہمیں 4 بلین نہیں چاہیے, ہمیں 2.5 بلین جو ہے ہم نے اپنے پاس رکھا. اسی طرح روشن ڈیجیٹل کی میں نے آپ کو مثال دی. تو ہماری ماشاءاللہ اسٹرینتھ ہے, اٹس جسٹ اے میٹر آف کہ اگر ہم اچھی پالیسیز بنائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس آئیں گے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کنسسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے اور فور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہونا چاہیے. جتنے بھی ٹارگیٹس ہیں سارے شارٹ رینج ہیں, اس وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو رہی ہے. وہ سر ایک بڑا ایشو ہے ایکسپینڈیچر کو کم کرنا, کرٹیل کرنا ہے, ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لے کر آنا ہے. یہ بڑی ساری مارکیٹ ادارے ہیں, سب سے پہلے انیشیٹو لیا گیا تھا کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آ جائیں, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو کاؤنٹر کیا گیا اور کیا کچھ نہیں ہوا. حیران کن بات ہے, ٹیکس نیٹ میں لانا, ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس اینڈ پہ جو ہے وہ کام تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈیلے ہو گیا ہے. یہ کیسے سب کو اسٹریم لائن کریں, گورنمنٹ کے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کرنا یہ بڑا مشکل ہے. پاکستان جیسے ملک میں اچھا لوگ کمپیئر کرتے ہیں دوسرے ممالک سے, لیکن یہ بھول جاتے ہیں پاکستان ایک بڑا ملک ہے, پاپولیشن کا بیس بہت بڑا ہے. یہ ساری چیزیں نظر انداز کر دی جاتی ہے. پلیز اس کے اوپر کچھ کہیں. بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ اور بڑا ریلیونٹ ہے ہماری پاکستان کی فیوچر گروتھ سے, اور وہ یہ ہے کہ نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا. بالکل ٹھیک. اور پلس اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو لوگ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کو آپ انسینٹیوائز کیسے کرتے ہیں تاکہ وہ ایگزامپل بنے ان لوگوں کے لیے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر مجھے روزانہ صبح آفس فیکٹری پہنچ کے 10 نوٹسز آئے ہوں گے انکم ٹیکس کمشنر کے
या दूसरे इदारों के, तो आप अगर बिजनेस में आके मुझे कहेंगे कि जी वरा साहब मैंने फैक्ट्री लगानी है और मैं टैक्स नेट में आना चाहता हूँ, तो मैं आपको पहला मशवरा दूँ, देखें ये बड़ा ये चैलेंज सारा दिन आपको यही भुगतना पड़ेगा। तो हम अपने फोरम से, चेंबर्स से, हर जगह पे गवर्नमेंट को ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को मॉडल बनाएं, ट्रू, एंड दे शुड बी यूज्ड एज मॉडल टू इंसेंटिवाइज फॉर दोज हु आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग। अच्छा, अब वो होगा कैसे कि FBR एक इदारा है आपका, FBR को अगले 3 साल के लिए बाय ऑर्डर ये कहना चाहिए हुकूमती जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि आपने अपना वक्त 90%, 90% नए लोगों को टैक्स नेट में लाने में सर्व करना है। ठीक है, आप जाएं, मार्केट्स में जाएं, इंडस्ट्री में जाएं, आपको पता है 4.5 मिलियन लोग जो हैं वो आपके जो बिजली के कनेक्शन पे अवेलेबल हैं। उसके मुकाबले में जो आपके सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड लोग हैं वो उससे 1/3 भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नतीजा क्या है कि फ्लाइंग इनवॉइसेस का एक कल्चर है। वो क्यों है? अगर आप किसी को कहते हैं कि जी आप टैक्स नेट में आ जाएं, तो वो कहता है कि मैं टैक्स तो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो मुझसे हरासमेंट होती है कि अगर मैं टैक्स दे भी देता हूँ उसके बावजूद मुझे डिपार्टमेंट का आदमी आके कहता है कि तुमने ये कॉमा जो है ये एंड से पहले लगाना था, ये तुमने उसके बाहर, प्रोसीजर को थोड़ा सा आसान करने की जरूरत है। इट हैज़ टू बी फ्रेंडली। ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल खुद ब खुद फिर आपके ख्याल में हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब इख्तियार साहब, अब ये ज़रा फरमाइएगा कि अब एक्सपेक्टेशंस के हवाले से थोड़ी सी बात होनी चाहिए। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बजट के हवाले से? जैसे अब तक हमने जो डिस्कस किया है उसमें चीज़ सामने आई है कि कोरोना की वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रही है, बट ये एक हमारे पर ब्लेसिंग रही है कि एक तो हमारे डैमेजेस कम हुए हैं दूसरे ममालिक के मुकाबले में, नेबरिंग कंट्री से भी, और इसके अलावा ओवरऑल भी सिचुएशन काफ़ी बेहतर आई है। ये तो ब्लेसिंग है। एक्सपेक्टेशन बजट के हवाले से क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अभी जैसे हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि अब हमारे पास एक स्पेस बन गई, ये ब्रीदिंग स्पेस आपके पास आई है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर, पहले तो गवर्नमेंट के लिए मैं अप्रिशिएट करूंगा, जो कोविड से रिलेटेड स्टेप्स हैं वो बड़े ही मुनासिब लिए गए हैं। इट्स रियली नाइस। अब जो इकोनॉमिक सिचुएशंस की अगर बात करें तो देखिए, हमें थोड़ा बहुत रियलिस्टिक होके भी चीज़ों पे बात होनी चाहिए कि अभी भी कोविड है, अभी भी मामला ऐसे ही होंगे जिस तरह अभी गुज़श्ता 1.5 साल से चल रहा है। टैक्स नेट्स की अगर बात कर रहे थे सर के गोरा साहब, मैं आई एग्री कि बिल्कुल जो एक तरीक़ेकार होता है बिजनेसमैन को डील करने का वो मुनासिब होना चाहिए FBR के जो भी, लेकिन पॉइंट ये है कि अभी भी अगर आपके पास डायरेक्ट टैक्स नेट के लोग कम हैं तो इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ये नहीं कह सकते आपका टैक्स कम हो रहा है, इनडायरेक्ट इतना ले रहे हैं आप लोग, इट्स रफली मोर देन 60% ऑफ डायरेक्ट। ठीक है, आपकी इसी उसमें से निकल रहा है ना, 5000 आपने कलेक्ट किया है, तो आप लेकिन डायरेक्शन को ठीक कर रहे हो, ये कह रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स का एक नुकसान होता है लॉन्ग रन में, वो ये है कि वो इंसान या रेवेन्यू अर्नर भी ज़्यादा पे कर रहा होता है जो उसको इस्तेमाल कम कर रहा होता है। तो इस हिसाब से अगर टैक्स नेट को विथ सर्टेन स्टेप्स लिए जाएं, जो कि इस हुकूमत ने स्टेप्स लिए भी हैं, इस मतलब फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि काफ़ी लोगों को जब बात हुई है बिजनेसमैन से तो कुछ ना कुछ रिलीफ की बात वो कर रहे होते हैं करंट हुकूमत को लेके, तो ये कुछ कदरन बेहतर। ठीक है, होप नज़र आई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारी हैं और मैं हमेशा बेग साहब ये बात करता आया हूँ कि देखिए ये एक दिन में या ओवरनाइट सारी चेंजेस नहीं आ सकती। आप समझते हैं इकानमी को एक बहुत लंबा अरसा चाहिए होता है, तब जाके आप ये सारी चीज़ें ठीक करते हैं। रेगुलेशंस के हवाले से बात करते हैं, हमें इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। यकीनन वोरा साहब इसके ऊपर आगे ज़रूर बात करेंगे कि कैसे इसमें और मज़ीद ईज़ दी जा सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। नहीं, एक्सपेक्टेशन के हवाले से मैं सब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बजट के हवाले से? और जैसे मैं एक सवाल वोरा साहब से भी कुछ देर पहले मैंने किया कि अब आपके पास एक ब्रीदिंग स्पेस बन गई है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, 2 चैलेंजेस इस बार जो हमें फेस होंगे बजट के अंदर। एक तो जो है लॉस मेकिंग जितनी भी इंटरप्राइजेस हैं, ये तकरीबन 500 बिलियन का हर महीने जो हैं ये इनको सब्सिडी दे रही हैं या हम इनको पंप इन करने पड़ती हैं। यानी कि 2 साल में हमने 1000 अरब, ये जिसको PIA भी कहते हैं, जिसको स्टील मिल भी कहते हैं, जिसको वापडा भी कहते हैं, इन तरह की है। अच्छा, IMF ने बहुत सख्ती हम पे की हुई है कि इसको आप बंद करें, या तो अगर नहीं होता इसको प्राइवेटाइज करें, प्राइवेटाइज नहीं करते इसको जी बंद करें, जो भी करें, क्योंकि दे फील कि ये अमाउंट जो है अननेसेसरी जा रहा है। स्टील मिल पे काफ़ी काम हुआ है, शायद बंद हो गया। पहले जो है एक बड़ा अमाउंट पंप
वहाँ पे हो रहा था। दूसरा जो IMF को भी, वर्ल्ड बैंक को जो सबसे ज़्यादा वो है, वो सर्कुलर डेट जो है हमारा, जिसको हम गर्दिशी कर्जे कहते हैं, 2400 अरब तक पहुंच गया है। हमने उनसे वादा ये किया है कि अब इसमें फर्दर इजाफा नहीं होगा और अब हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। वो तो 189 बिलियन से थोड़ा सा इसको रिड्यूस करने की कोशिश की थोड़ा गई सा किया है, पर बहुत मिनिमल है, हाँ, but 2400 अरब की बात हो रही है। सही कहा कि एक बड़ा अच्छा, चैलेंज उन्होंने है। ये कहा था कि हमसे ये 7% ऑफ, वो तो ये कहते हैं ना कि ये 7% प्राइस प्राइस को बढ़ा बढ़ा रिकवरी करें, दें, तो उससे जो रिकवरी होगी उससे हो जाएगा। हम इस वक्त बिल्कुल सस्टेन नहीं कर सकती पब्लिक। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इन दो चीज़ों पे इस वक्त हमको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और एक तो खुदारा हम या तो प्राइवेटाइज करें या इनको बंद करें। ये जो 2 साल में 500 अरब जो है अननेसेसरी ज़ाया हो रहा है। PIA के अंदर काफ़ी मेरे ख्याल से रिड्यूस किए हैं उन्होंने, अपने वर्क फोर्स भी रिपीट वो की है, काफ़ी चीज़ें की हैं। और अब उम्मीद है कि इसके चलते ये जो अमाउंट था, जो 500 बिलियन था, ये रिड्यूस होकर कुछ कम हो जाएगा। सिचुएशन बेहतर तो कर ली है, क्योंकि केस भी आप जीत गए कि PIA के एसेट्स जो थे वो रोज वाले का सर यासिर, हम बहुत खुश हो रहे हैं कि वो केस जीत गए। वो केस वो नहीं है। एक तो हमारे खिलाफ ये डिक्री आई हुई है आलमी बैंक की, जिसमें हमें 6 बिलियन पे करने हैं। हमें थोड़ी सी जो स्पेस मिली, हमें तो अल्लाह ने हमारा वो किया कि उन्होंने हमारे 2 होटल पे कब्जा कर लिया था कि जी क्योंकि 6 बिलियन देने हैं हमको, ये तो पहले हम इस पर कर लेते हैं। हमने वहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि जी ये जो 2 होटल हैं, इट्स नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओन नहीं करती, इसको PIA ओन करती है। और ये चीज़ हमारी सेल हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। मगर 6 बिलियन अभी हमने पे करने हैं उनको जनाब। ये अभी सेटलमेंट देखें, होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह करे कि इसके ऊपर जो है वो कोई डेवलपमेंट हो जाए सामने और आ जाएगा। रेकोटेक के हवाले से एक बड़ी अचीवमेंट गवर्नमेंट की रही है, ये एक बड़ी ब्लेसिंग अगर आपके पास, अगर आपकी नीयत साफ होती है दिन खुद ब खुद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। वोरा साहब, एक्सपेक्टेशंस के हवाले से आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो प्रोवाइडेड, मैं कहता हूँ हमेशा जो हमारे पास रिसोर्सेज, जो सारी चीज़ें हैं, इसको देखते हुए कितना रिलीफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या कुछ हो सकता है जिसको आप समझते हैं कि अगर मटीरियलाइज हो जाए तो मज़ीद एक्सपेंशन की तरफ जा सकते हैं? आपके ख्याल में क्या चीज़? एक तो मैं आपको बताऊं कि देखें, ये जो बजट है ये बेसिकली नंबर्स का गेम है सर। और इसमें पॉलिसी, फ्यूचर की डायरेक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज, उसका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी में एक नॉर्म बनी हुई है कि जब बजट आता है तो हम इन इश्यूज को भी डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो मैं आज आपके इस प्रोग्राम के तवसत से अपने पॉलिसी मेकर्स को ये कहूँगा कि आप ये जो पॉलिसी की चीज़ें हैं, जो कैसे इंडस्ट्री ड्राइव होगी, एक्सपोर्ट कैसे होगी, स्ट्रेटेजिक जो इंपोर्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क, एक्सपोर्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क, उसको आप पहले अनाउंस कर दें या बाद में कर दें। बजट में तो देखें एलोकेशन होनी है, टैक्सेशन के मसाइल हल होने हैं। अब गवर्नमेंट ने प्रॉबेबली, शौकत तरीन साहब ने एक बड़ा ब्रिलियंट काम ये किया है कि उन्होंने बजट से 1 माह पहले ये कह दिया कि नो न्यू टैक्सेशन। बहुत उसकी वजह से और ये जब हम देखा, और उसकी वजह से आपने देखा कि जो मार्केट थी वो बहुत बॉयंट हो गई। प्लस जो कॉन्फिडेंस आता है लोगों में, कम्युनिटी में, इंडस्ट्रियलिस्ट में, कि इस बजट की वजह से उनके बिजनेसेस में जो हिकअप्स आने हैं वो नहीं आएंगे, तो उनको फिर कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी, हमको लेट अस वर्क, और आप ये जो फ्रीक्वेंट चेंजेस कर रहे हैं, एक ये। दूसरा ये कि जो शौकत तरीन साहब ने अनाउंसमेंट किया है कि वो सेल्स टैक्स के वो जो 17% का है उसको वो कंसिडर कर रहे हैं कि उसको वो कम करें। उसको अगर कम करते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक चेंज ही आए, मैं कहता हूँ 4-5% का भी अगर चेंज आ जाए तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वो लोग जो अभी नेट में नहीं हैं वो जंप इन करेंगे। आपने देखा अभी जो कमोडिटी की सेल्स ग्रोथ की फिगर आई हैं पाकिस्तान में, वो बहुत ज़बरदस्त आई हैं। उसकी वजह क्या हुई है, ये शायद बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट नहीं किया। वो हुआ ये है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर था, जो कि कमोडिटी की ट्रेडिंग में था, वो डॉक्यूमेंट हो गया। जब वो डॉक्यूमेंट हो गया तो आपको नज़र आया कि ये बिल्कुल हर सेक्टर में होने जा रहा है। हाउसिंग में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट होगी इकोनॉमी, तो ये नंबर्स जो हैं ये जंप करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आपकी ऑटोमोटिव में, इसी तरह आपकी स्टील, सीमेंट सेक्टर में जैसे जैसे इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होगी तो ये नंबर्स जो अगर आपको 13% नजर आ रहा है, ये 30% नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो कह रहे हैं कि हम आपको नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे, IMF से जो उन्होंने अभी तक डिलिब्रेशंस किए हैं उसमें वो कहते हैं कि जी हम आपका
بجلی کا ریٹ نہیں بڑھانے جا جس کے رہے اوپر ہیں، ہم زیادہ آپ کا emphasize کر سوئی رہے گیس تھے، کا yes. ریٹ بڑھانے نہیں جا رہے. یہ ساری چیزیں کہلاتی ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز. Yes, آئی تھنک کہ یہ جو انہوں نے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیے ہیں یہ بہت اچھے. ایک کامنٹ میں جو اختیار صاحب نے Yes. ابھی اکانومی کے بارے میں کیا تھا، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹیکسٹائل اور 2-3 چیزوں کے علاوہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں نہیں بالکل ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ مسلسل پچھلی 5-6 گورنمنٹس کا فیلیور ہے کہ انہوں نے ہماری ایکسپورٹ باسکٹ کو بڑا نہیں کیا. ٹرو. اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ سے کسی ملک نے فینومینل گروتھ نہیں کی. صرف ایک کے اوپر آپ یہ rely نہیں کر دیکھیں سکتے. کہ آپ اگر ٹیکنالوجی، ریسائکلنگ، Yes. پلاسٹک، بہت بڑی انڈسٹری ہے. چائنا نے پلاسٹکس ریسائکلنگ سے $80 بلین کی ایکسپورٹ وہ کرتا ہے. ہم شاید $20 ملین کی نہیں کرتے. اس میں IMF کے پیسے نہیں چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. بینک سے پیسے نہیں چاہیے، آپ کو پروون پالیسیز چاہیے، ڈائریکشن چاہیے. کنٹرولز چاہیے، ریگولیٹ کرنا ہے، وہ چیزیں چاہیے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سال میں حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ سیکٹرز Right. جس میں کہ انسکلڈ لیبر جی. اور کیپٹل انویسٹمنٹ کے بغیر ایکسپورٹ کرنے کی بہت اچھی گروتھ بات ہے، ہے. وہ ایکسپورٹ. بریلینٹ آئیڈیا. لیکن وار صاحب یہ بھی تو تب ممکن ہوگا نا. دیکھیے ایک ویشس سرکل کے اندر پھنس کے رہ گئے تھے، سرکولر ڈیٹ سے باہر نہیں نکلے. آپ کو انٹرسٹ پیمنٹ آپ نے کرنی ہے، پیچھے آپ نے اتنی ہیفٹی بورنگ کی ہوئی تھی، اس سے اگر باہر نکلیں گے تو ابھی ہم آ کر یہ بات کر رہے ہیں آج دس ٹائم اراؤنڈ کہ ہمیں ریسائکل کی طرف جانا ہوگا، اور یہ آئیڈیاز تو تب فلوٹ کریں گے نا جب یہ سارے چیلنجز کو ہم اوور کم کریں گے. لیکن یہ آئی مسٹ سے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ بات اب آئی ہے. اگر باسکٹ کو بڑا کرنا ہوگا. باسکٹ کو بڑا کرنا ایونچولی، جیسے اب اختیار صاحب فرما رہے تھے، وہ کرنا تو آپ کو بڑا ہی پڑے گا. اچھا اس کے علاوہ جیسے ہم ایک اس کے اوپر اور پروگرام ہو سکتا ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے، آئی ٹی کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، ابھی بھی پوٹینشیل سے کم جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں. یس اختیار صاحب. جی جی سر، جو ہوپ کی بات ہو رہی ہے ایکسپیکٹیشن کی، تو آئی تھنک ایک گڈ نیوز ہو جائے گا اگر کچھ اس طرح ہو جائے کہ ہماری کرنسی فردر ڈی ویلیو نہ ہو تو دس وڈ بی ریئلی اے ویری پلس پوائنٹ فار اس. دوسری بات یہ کہ اس بجٹ میں جو بھی فیچرز رکھے جائیں، کیونکہ اس میں بجٹ میں تو ٹیکنیکلی ریونیو اور ایکسپینس کی ایلوکیشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب ریونیو کی بات آئی تو ٹیکسیشن کی بات آتی ہے کیونکہ وہی ایک مین ہوتا ہے ہمارا سورس. لیکن آئی فیل لائک کہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کو ریلیف ملنا چاہیے، کیونکہ اس سے الائیڈ انڈسٹریز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. جب ان کو ریلیف ملے گا تو اوور آل اس کا امپیکٹ ایک انفلکس کریٹ ہو جائے گا، تو وہ اچھا ہو جائے گا. دوسری بات ایک اور چیز جو ہوپ فل ہے آئی گیس کہ پینڈیمک سے جیسے جیسے گریجولی ہم اپ جائیں گے تو ہماری جو سروس انڈسٹری ہے دیٹس رفلی ابھی جو نیو فگرس ہیں اس حساب سے بھی 53% ہے جی ڈی پی کا. یس. اور اس کے اندر 35% ٹرانسپورٹیشن ہے جو کہ ابھی اس مرتبہ لیس دین 10% ہے. تو آئی گیس کے پینڈیمک سے جیسے نکلیں گے تو اس میں بڑی اچھی موومنٹ آئے گی. تو دیٹ وڈ بی اے گڈ پلس پوائنٹ فار عوام ایز ویل گورنمنٹ کے لیے. گورنمنٹ کے لیے بھی عوام کے لیے. میں سب ون لائنر بالکل ٹائم ختم ہو گیا. یس. بس یاسر 2 چیزیں کہوں گا. ٹوٹلی ایگری وتھ مائی کولیگس جو انہوں نے کہا ہے کہ نئے جو ہیں ہمیں پروڈکٹ کرنے چاہیے، مگر میں ایک چیز ایڈ کروں گا، نئے پروڈکٹ کے ساتھ نئے مارکیٹس بھی آپ کو تلاش کرنی ہے. ہمارا کیا ہے 70% ایکسپورٹ از ٹورڈز یورپ اینڈ امریکہ. ہم نے افریقہ کو کبھی ایکسپلور نہیں کیا، 2 بلین کی ہے. تو پتہ نہ نئے پروڈکٹ نئی مارکیٹ. اس کے اوپر ایک ڈسکشن ڈیو کرتے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ یہ بڑی ضرورت اس کی ہے، کیونکہ بہت سارے ایریاز ہیں جس کو ابھی ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ون لاسٹ ورڈ پورا صاحب. مائی ون لاسٹ سینٹینس اس کے عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کا ایک ویژن ہے کہ ویلتھ میکنگ کو پاکستان میں عزت اور گریس کی نگاہ سے دیکھا جائے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ. اختیار صاحب ون لاسٹ ورڈ. میں تو کافی پر امید ہوں جو بھی اسٹیپس جا رہے ہیں اس مرتبہ، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بھی سچویشن ہے اس پہ بہت زیادہ امید نہ رکھیں، لیکن چیزیں کچھ نہ کچھ لیکن کچھ نہ کچھ بہتری ہے. چلے وہ زیادہ امید نہ رکھیں، لیکن اختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ امید رکھیں، لیکن ہم زیادہ امید رکھتے ہیں. صورتحال کافی دیر کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بریدنگ اسپیس آیا. ویل تھینک یو سو ویری مچ اختیار صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اختیار اکانومسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. دین شارق وورا صاحب، تھینک یو سو ویری مچ سر فار بینگ ود اس آن دا شو. مرزا صاحب ونس اگین تھینک یو سو ویری مچ. اور وہ آپ کی جو لاسٹ والی بات تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، ایک اور ڈسکشن اس کے اوپر ہوگی جی، نئے ایریاز کو ہمیں ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. ویل ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا. بات ہوئی کچھ اکانومی کے حوالے سے اور یہ کنکلوژن سامنے آئی ہے کہ ہمارا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہمیں کچھ ایریاز ہیں جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکیومنٹڈ اکانومی کمپلیٹلی بنانی ہوگی اور اس کے بعد چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو پالیسیز اس وقت اڈاپٹ کی گئی ہیں، فار گاڈ سیک
کوئی بھی حکومت آئے ان پالیسیز کو آگے لے کر جائے، تب جا کر آپ اپنے جو ٹارگیٹس ہیں، وہ جو ایک ڈریم ہے کنسسٹنٹ گروتھ کا، اس کو آپ اچیو کر سکیں گے. یہ فائنل ورڈ ہے. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے